हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। ये स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीएसएससी 2022 की प्रैक्टिस पर। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जुलाई की बात करें तो जानते हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट आता है। जनरल इंजीनियरिंग में एक सब डिवीजन पार्ट है का, और ये पार्ट, ये जो प्रैक्टिस है केवल जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट है आपका वाला जो पार्ट है, कोर पार्ट पेपर 2 जिसकी बात मैं कर का आप सब लोग जानते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको कम से कम प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, क्लास करा चुका हूँ। आपका कंटिन्यूस प्रैक्टिस चलता रहेगा। आपका एग्जाम है जितना भी समय, और एग्जाम से कुछ समय पहले हम मैराथन और ज़्यादा जो है एग्जाम में मदद मिल पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में बार बार जब रिपीट, एग्जाम में फिर कम समय लगता है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ाएं हम सेशन को, प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बताता हूँ। शायद जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे कुछ लोग, तो हमारा नया चैनल जो कि है सिविल एंड ए, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आपका एक कर्तव्य भी है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट एंड बेस्ट तैयार हो चुका है। नींव डल चुकी है, फाउंडेशन डल चुका है इस चैनल का। और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि जितना भी विद्यार्थी जुड़े, विद्यार्थियों का सिलेक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सरकार में। अभी हमने जो टारगेट किया है, आपको कह दें, जो टारगेट किया हमने, तो एक आरंभ बैच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा जो टारगेट है मिशन 2023, बहुत लॉन्ग मिशन है, एसएससी 2023 है। और ये क्योंकि इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि एसएससी 2023 के बेस पर अगर आप टारगेट करते हैं और इसके हिसाब से आप पूरी अपनी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और प्रॉपर ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं टेबल तक, फिर कोरिलेट होने वाले एग्जाम जैसे कि अलग अलग डिफरेंट एग्जाम, डीडीए का हो, टीएसएसबी का हो, आरआसएम एसएसबी का हो, या जीएसएससी का भी हो, इवन सारे के सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। टेबल पर पढ़ाई करना आपके लिए बहुत अच्छा कारीगर साबित हो जाता है, क्योंकि से आपके टेबल की तैयारी से आपके और जितने भी एग्जाम जुड़े हुए हैं वो आप में। हमने शुरुआत की है इस चैनल पर आरंभ बैच, नई शुरुआत करके फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों के लिए क्लास रहेगा निःशुल्क पर, फ्री क्लासेस। और दूसरा जो प्रोग्राम है यह फाइल हर एक क्लास का, कहने का मतलब मेरा ये है कि हर एक क्लास का पीडीएफ प्रोफाइल दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल देर नहीं करनी है, क्योंकि आपने एक ही मोटिव रखा है, अगर कि मुझे चयन लेना है, सिलेक्शन लेना है, तुरंत के तुरंत ज्वाइन करें, जुड़े। ठीक है, और क्लास की इंफॉर्मेशन या पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी, इनसे रिलेटेड कुछ समस्या अगर दिमाग में रहती है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड पर जुड़े। क्लास की इंफॉर्मेशन, क्लासेस होती है, फाइल, सब तमाम जानकारियाँ ग्रुप में आ जाता है। और हमारा चैनल का विद्यार्थी है जो हमसे जुड़ा हुआ था भी और आगे भी जो है अपना पसंद करना चाह रहा है, अपने किसी गोल को अचीव करने के, बिल्कुल। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। और हमारा प्रोग्राम था जीएसएससी प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। है आपका हाईवे, सब लोग जानते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है, सब पार्ट आपने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। तो आप जवाब करेंगे विच मेथड यूज फॉर द ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। प्यारे विद्यार्थियों, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कमेटियाँ पढ़ते हैं, प्लानिंग पढ़ते हैं, फर्स्ट 20 प्लान, सेकेंड प्लान, थर्ड प्लान, उसके बाद जो है ज्योमेट्री डिजाइन पढ़ते हैं और ट्रैफिक पर एनालिसिस करते हैं।
ट्रैफिक स्टडी और एनालिसिस के ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम पढ़ते हैं, ऑब्वियसली का स्टडी पढ़ते हैं। ओडी का मतलब है ओरिजिन और डेस्टिनेशन पढ़ते हैं, तो क्या लेते हैं सर, ये तो ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? ट्रैफिक कैपेसिटी का मतलब है कि रोड के पर्टिकुलर स्ट्रेच पे, पर्टिकुलर लेंथ पे आप ये बोल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ व्हीकल जो है एक्यूमुलेट हो सकता है। हम कहते हैं कि अगर मैं 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, 1 किलोमीटर की लेंथ पर अगर मैं कहूं कि इस रोड की कैपेसिटी कि भाई दिन भर में 1000 व्हीकल तक एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा 2000 तक हो जाता है, तो हम उसको ट्रैफिक कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है ना? ये हो गया आपका। इसको लिए फॉर्मूला निकालने का है तरीका, जो होता है 1000 एस। यहाँ पर जो v होता है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल होता है, s का मतलब होता है स्पेस हाईवे, स्पेस मीन हेडवे, सॉरी स्पेस मीन हेडवे। तो निकालने के लिए भी फॉर्मूला है स्पेस मीन हेडवे के लिए। चलिएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है ए ऑप्शन। फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है इस का। ठीक है, याद रखोगे? ये जी आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ाते हैं अपने क्रम को। तो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ द ग्रेड कंपनसेशन। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास ग्रेड कंपनसेशन शब्द आपका रेल हाईवे से ही आया है, हाईवे से शुरू हुआ है। ग्रेड कंपनसेशन क्या है एक्चुअली? एक्चुअली में ऑब्वियसली जब हम कभी भी, ये रोड है सपोज दैट, रोड में हमें स्लोप बढ़ाना है, धीरे धीरे इसका एलिवेट करना है, बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन, मतलब कि ग्रेडियंट को बढ़ाना है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। रोड में कभी स्लोप बढ़ाना है, हो सकता है आपका स्ट्रेट रोड थी, अचानक से ग्रेडियंट देना पड़ रहा है, डाउन जाना पड़ रहा है, तो वो जो ग्रेड आपका मतलब कि ग्रेडियंट में आप कंपनसेट कर रहे हैं। कंपनसेट का मतलब है पहले माना 4% का स्लोप था, अभी आपने 3% रखा या 6%, जो भी है, बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। मैक्सिमम लिमिट जो कहता है कोड, ये कहता है 75/R। कौन सा कोड है? IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। और डियर स्टूडेंट, बात बता दें आपको कि ये तुम्हारे पास 1934 में जो है स्टार्ट हुआ था, इंडियन रोड कांग्रेस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन पूछ 75/R ये फॉर्मूला है, और R जहां पर होता है रेडियस, रेडियस इसको कर्वेचर का। ये स्टूडेंट एक्चुअली में दो तरह का फ्रिक्शन डेवलप होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, बस रोड का सरफेस है, टॉप सरफेस, और व्हीकल आपका मूवमेंट कर रहा है, व्हीकल मूवमेंट कर रहा है। रोड का लेंथ को देखा जाए, रोड की लेंथ ही है ये, और लेंथ के अलोंग ही जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। दो तरह का फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं हाईवे के अंदर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक होता है लेटरल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेट रोड है, समझो जरा चीजों को, स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड में जब व्हीकल मूवमेंट कर रहा है गाड़ी, तो इस टायर का बॉटम जो सरफेस है टायर, और इस पेवमेंट के सरफेस में, यार आप कभी भी देखो ना, तो अगर आपका व्हीकल मूवमेंट कर रहा है तो जो पेवमेंट होगा उसके सरफेस और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, और इस फ्रिक्शन को ही कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो कोड लिमिट करता है वो लिखता है 0.5 से 2. बात को ध्यान रखिएगा, यह है आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। 0.35 यही वाला रेंज है, वैसे तो 0.35 से 0. होता है। एक फ्रिक्शन और होता है जिसको कहते हैं लेटरल फ्रिक्शन। अब लेटरल फ्रिक्शन क्या है? लेटरल फ्रिक्शन है डियर स्टूडेंट, अगर आपकी गाड़ी कभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में दौड़, मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल कर्व में दौड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब एक्स एक्सिस में, नॉट अ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में, ऐसा अगर ऐसा मूवमेंट कर रहा है, देखो ऐसा मूवमेंट कर रहा है, दौरान आप क्या देखते हैं, गाड़ी मूवमेंट कर रहा है, ऐसा दौड़ रहा है, तो कभी भी डियर स्टूडेंट जब हॉरिजॉन्टल कर्वेचर होता है तो कहीं ना किसी इसका ओरिजिन जरूर होगा, और ओरिजिन होगा तो रेडियस भी होगा, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी कभी सर्कुलर पाथ पर कभी गाड़ी मूवमेंट करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व में, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है व्हीकल पर, आउटवर्ड डायरेक्शन में व्हीकल पर फोर्स लगेगा, फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी वैल्यू होती है mv²/r। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कभी देखा भी होगा आपने, जैसे ही आपका व्हीकल जो है अगर हॉरिजॉन्टल कर्व में बहुत स्पीड से मूवमेंट कर रहा है तो एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किसी भी कर्वेचर में आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स क्या कराएगा? या तो ओवरटर्न कराएगा, दो काम करा सकता है, या तो ये ओवरटर्न कराएगा या तो स्पिनिंग कराएगा।
दो शब्द यहाँ पर भारी भारी से हैं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओवर टर्न का मतलब है गाड़ी को पलटा सकता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसी डायरेक्शन में। विद्यार्थियों ये चौड़ाई है रोड की, अगर आप फील कर रहे हैं तो ये चौड़ाई है रोड की, तो चौड़ाई के अलोंग ही, मतलब कि ब्रिथ के अलोंग ही ये मूवमेंट कराएगा, ब्रिथ के अलोंग ही मूवमेंट कराएगा। यहां पर लेंथ के अलोंग मूवमेंट हो रहा था, व्हीकल का मूवमेंट लेंथ के अलोंग होता है, तो आप लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, उस दौरान जो फ्रिक्शन डेवलप होगा कि फ्रिक्शन हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। अभी ब्रिथ के अलोंग, चौड़ाई के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गाड़ी पर थोड़ा सा स्किडिंग होगा। स्किडिंग उसी को बोला जा रहा है मूवमेंट इन लेटरल डायरेक्शन। क्या बोला है? व्हीकल मूवमेंट इन लेटरल डायरेक्शन, इसी को स्किडिंग बोला जा रहा है। और जब आपका व्हीकल ऐसे स्किडिंग हो रहा है तो उस दौरान सरफेस, पेवमेंट सरफेस मतलब कि रोड सरफेस और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो बोला जाता है लेटरल फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? लेटरल फ्रिक्शन। एफ वैल्यू जो डिफाइन की गई है IRC के द्वारा 0, ध्यान रखिएगा लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.15 और इसकी वैल्यू है 0.35 लॉन्ग। और लेटरल फ्रिक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल कर्व में ही आपको फॉर्मेट होते हुए दिखेगा, बात को भी ध्यान रखिएगा। आपने देखा भी होगा रोडों के साइड में इस चीज को बचाने के लिए, जब आपका व्हीकल ऐसा मूवमेंट करता है तो एक भार के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रोड को मान लेते हैं कि इनर साइड है, ये है इनर साइड, IS लिख रहा हूं। इनर साइड के कंपैरिजन में, इनर साइड के रिस्पेक्ट में, सुने ध्यान से, इनर साइड के रिस्पेक्ट में आउटर साइड को रेज किया जाता है और इसी को बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों सुपर एलिवेशन। इसका कोई बोला जाता है स्लोप को, मतलब कि इनर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि इनर साइड ये आउटर साइड है, आउटर को थोड़ा सा राइज कर दिया जाएगा, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने देखा भी होगा हिली एरियाज में कभी जाओ तो रोडें थोड़ा सा, जो आउटर एज होता है किनारा वाला आउटर एज, उसको थोड़ा सा राइज कर दिया जाता है। उससे हुआ क्या, सुपर एलिवेशन से, इस थीटा से ये हुआ कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा था बहुत स्पीड से, वो कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस हो जाता है, वो कम हो जाता है। सुपर एलिवेशन फ्रिक्शन आपने समझा, देखा भी होगा आपने हिली एरियाज में आउटर एज को जो है थोड़ा सा राइज कर दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K इज द प्रेशर रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ये स्टूडेंट जब हम किसी भी सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं तो टेस्ट करते हैं हम प्लेट लोड टेस्ट को बोला जाता है प्लेट लोड टेस्ट। दौरान हम क्या करते हैं कि लोड लगाते हैं, उस डिफ्लेक्शन की परमिसिबल लिमिट होती है वो ये होती है 0.125 सेंटीमीटर, तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अभी पढ़ने को। विच वन ऑफ दिस मोटार इज ऑल्सो नोन एज गेज्ड मोटार। प्यारे विद्यार्थियों कई तरह के मोटार आपने सुने होंगे। जब हम सीमेंट मोटार की बात करते हैं, भाई सुनो जरा ध्यान से, जब हम बात करते हैं सीमेंट मोटार की, जब बात की जाए सीमेंट मोटार की, तो यहां पर क्या होता है, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट जिसको आप सैंड कहते हैं और प्लस वाटर। ये जो पेस्ट बनेगा, सीमेंट को मिक्स करेंगे बजरी से, सैंड और प्लस वाटर, ये जो मिक्स बनेगा इसको को कहते हैं हम मोटार। सुर्खी मोटार में हम क्या करेंगे कि सुर्खी को पानी के साथ मिलाएंगे, थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे लाइम को डाल देंगे, तो मोटार हो गया। अब आते हैं लाइम सीमेंट मोटार। लाइम सीमेंट मोटार को ही एक नाम दिया जाता है गेज्ड मोटार, ध्यान रखिएगा, गेज्ड मोटार। गेज्ड मोटार में हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, इसमें सीमेंट को भी डालेंगे और प्लस लाइम को भी डालेंगे, चाहे तो थोड़ा बहुत सुर्खी को भी डालेंगे। सुर्खी का मतलब क्या होता है, जो ब्रिक बनाते हैं ना आप, ब्रिक मिट्टी से बनी है, तो ब्रिक को, तो ब्रिक की जो क्लीन होते हैं भट्टियां, तो उसका जो वेस्ट होता है लाल लाल कलर का, आपने देखा भी होगा भट्टों के, कभी नजदीक गए हो आप ईंट के भट्टों के, तो उसका वेस्ट होता है, मतलब कि जो आपका वेस्टेज होता है उसका ब्रिक का, ब्रिक डस्ट जिसको कह सकते हैं कहलाता है, तो वहाँ ऐड कर और देन वाटर के साथ मिक्स करके लाइम सीमेंट मोटार बन जाएगा। मड मोटार मिट्टी का मोटार। तो यहाँ पर अभी जवाब आपका जो है सी ऑप्शन है, क्या ध्यान रखना, गिरफ्तारी पूछा गया था, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट द डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। प्यारे विद्यार्थी ये बोल रहा है इमर्स सरफेस। इमर्स सरफेस को दिखाने का तरीका ये होता है कि पानी का लेवल ये है, पानी का लेवल है, ठीक है, इमर्स सरफेस हो गया। ये बोल रहा है कि कोई आपका प्लेन वर्टिकल है सरफेस, मतलब कि प्लेन वर्टिकल का मतलब है कुछ इस तरह से ये बॉडी आपने क्या है, मतलब कि कोई रेक्टेंगुलर आप मान प्लेन वर्टिकल बोला है, तो ये है आपके पास प्लेन वर्टिकल, ये लो
तो प्लेन वर्टिकल आपने ये बना दिया, ये इमर्स क्या है। अब ये बोला गया है कि जब इसका पहले तो आपको प्रेशर डायग्राम बनाना पड़ेगा, कि आपको सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा है, पहले प्रेशर डायग्राम बनाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को जानते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब पानी के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर होता है, तो गामा एच वेट डेंसिटी होता है एक्चुअली, तो गामा को तो जी एच भी लिख सकते हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की है, 1 डिग्री की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर कहूँ जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। मैं यहाँ पर कहूँ यहाँ पर तो H इज इक्वल टू 0 है, डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ता रहेगा टॉप से, वैसे वैसे आपका ही प्रूफ होकर आता है ये क्वेश्चन, वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। अगर मैं कहूँ H इज इक्वल टू 0 मतलब कि यहीं पर इमर्शन वाले सबसे मतलब कि डेप्थ पानी के लेवल पर प्रेशर भी 0 हो जाएगा, इसमें रख दो। मैं कहूँ कि H इज इक्वल टू डायरेक्टली मैं नीचे ले जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, मैं ये है तुम्हारा बॉटम, मैं बोलूँ H जो है कंप्लीटली रखो, मतलब कि जो डेप्थ है H इज इक्वल टू कंप्लीटली तुम्हारा जो है यहाँ पर पूरी डेप्थ रखो। मान लेते हैं कि डेप्थ भी H ही मैंने लो, पूरी डेप्थ तक मैं बोल H के बराबर कर लेता हूँ। प्रेशर क्या हो जाएगा, रो इंटू H, मतलब कि ये जो प्रेशर है ये कितना है, ये वाला प्रेशर हमारा गामा H का प्रेशर कहने का मतलब। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये तुम्हारे पास इधर 0 है, इधर कुछ ना कुछ वैल्यू है पॉजिटिव की है, तो मिलाओगे कैसे। आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे बना दो सर, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस एक ही चीज यहाँ पर सोचना था कि सर अब आपने पहले ये चीज डिस्कस कर चुके थे, ये पहले ही डिस्कस 1 डिग्री का रिलेशन है, तो आपको इसको मिलाने के लिए यही करना होता है क्या, ये लीनियर मिलाना होगा क्या। यहाँ 0 है प्रेशर, यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा प्रेशर डायग्राम बन चुका है। इतना क्या बन गया, प्रेशर क्या बन गया, बन गया ये तुम्हारे पास कुछ क्या बन गया। लेकिन हमें कुछ और चाहिए, हमें चाहिए सेंटर ऑफ प्रेशर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही प्रेशर डायग्राम बन जाता है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस प्रेशर डायग्राम का, यहाँ पर पूरा प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। डियर स्टूडेंट, आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं, टॉप से तो होगा ये h/3 और बॉटम से होगा ये h/3। आपको अब ये सवाल पैदा होता है कहां से गया। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सब लोग जानते हैं कि टॉप से होगा 2h/3, ये हाइट यहां पर पड़ेगा ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही कहलाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। यहां मत कर देना, अगर आपसे कभी पूछा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी तो ये आपका h/2 होता, ये हाइट यहां पर होती h/2 होता, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा गया। तो प्रेशर डायग्राम पहले फॉर्मेशन, इसका प्रेशर डायग्राम को पहले फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद उसके सीजी को देखो। तो 2h/3 होता है टॉप से, तो आप कहेंगे सर एक्चुअली में पूछा भी यही है, हाइट ऑफ द इमर्शन सरफेस, डेप्थ ऑफ द h/3 फ्रॉम द हाइट ऑफ इमर्शन सरफेस। h/3 तो है, बॉटम से थोड़ी पूछा। यहां से ध्यान रखिएगा 2/3 आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। हमेशा से बचपन से पढ़ के आ रहे हैं आप कि जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं तो होता है यूनिट वेट ऑफ द एनी सब्सटेंस और एनी फ्लूइड एनी मटेरियल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। हमेशा से आप पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी आप स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं या डेंसिटी की बात करते हैं तो इंटू स्पेस पर आप कहेंगे रो ऑफ एनी फ्लूइड, कुछ भी हो, ऑयल, मरकरी, आपका मिल्क, कुछ भी हो, इंटू जी अपॉन रो ऑफ वाटर इंटू जी। से जी ऑलरेडी कैंसिल होगा तो एक फॉर्मूला आप आराम से बना रो ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन रो ऑफ वाटर। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पेट्रोल की। मैं पी लिख देता हूँ, पेट्रोल मतलब पी मतलब पेट्रोल। यस स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास जी भी पता है और रो ऑफ वाटर भी पता है, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं, नोट में लिखा देता हूं कि आपको जानकारी जरूरी होनी चाहिए। डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का जो मास डेंसिटी होता है सब लोग जानते भी होंगे आप, 1000 किलोग्राम पर का है मास डेंसिटी ऑफ द वाटर, दिस इज द 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस क्या था फिर, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल दिस इज इक्वल टू व्हाट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इनटू रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बस क्या था फिर, तो
पेट्रोल का डेंसिटी आप ग्रेविटी दिया है 0.7 और रो ऑफ वाटर आप जानते हैं कि होता है 1000 या रो ऑफ पेट्रोल आ चुका है, रो ऑफ पेट्रोल का है 700 ग्राम पर मीटर, 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास डी था। क्या सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएंगे, लेकिन बशर्ते आपके बेसिक यूनिट्स हिले ना हो, अच्छे से पता होने चाहिए यूनिट्स, तभी जाके आप क्लियरली कर पाओगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच लॉ स्टेटस दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फॉर अ फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे पास पानी का लेवल है और यहाँ कोई बॉडी है भाई, कोई भी मेंबर है, और ये फ्लूइड जो है, ये जो फ्लूइड है डियर स्टूडेंट, ये रेस्ट कंडीशन, रेस्ट समझ रहे हैं, ये स्टैटिक फ्लूइड है। रेस्ट कंडीशन का मतलब होता है स्टैटिक फ्लूइड, एक होता है स्टैटिक फ्लूइड और एक होता है आपका मूविंग फ्लूइड, मतलब कि आपका पानी बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, और एक होता है रुका हुआ पानी है। तो उस दौरान पास्कल साहब ने एक लॉ दिया था, आप शायद बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल इंटरमीडिएट हाई स्कूल सब जगह पढ़ा। पास्कल लॉ यही है, कोई बॉडी अगर पानी में है और वो भी रुके हुए पानी में, रियल रेस्ट फ्लूइड में है, कि इसी पॉइंट पर भी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी डायरेक्शन से प्रेशर की वैल्यू जो होगी सेम होगी करके इन्होंने किया था। तो ये लॉ है, ये सिद्धांत जो हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं पास्कल लॉ के। चलिए नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट डिस्कशन है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज फॉर द स्पेसिफिक वेट। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्पेसिफिक वेट स्मॉल w, ये होता है टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात को समझते हैं, वेरी गुड। टोटल वेट की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा से आप पढ़ के आते हैं कि वेट जो होता है m इंटू होता है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम लिखते हैं। मास की अगर बात किया जाए तो मास को आप किलोग्राम में लिखें, का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाता है मीटर पर स्क्वायर, और अपॉन में मीटर क्यूब तो आपको आ ही रहा है, जो होता है ना वेट mg। किलोग्राम को आप क्या लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूले में, आप खुद बताओ, ऊपर की मैं पहले बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किलोग्राम को आपने m लिखा होगा डायमेंशनल फॉर्मूले में, यस और नॉट। किलोग्राम को आपने क्या लिखा होगा m, कैपिटल M, ये आपने किसके लिए लिखा होगा, मास के लिए। m का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, मीटर जो है डिस्टेंस है, तो मतलब l हो गया। सेकंड स्क्वायर नीचे है, मतलब ऐसे लिखना था आपको t की पावर 2, लेकिन जब इसको ऊपर लिखोगे mlt -2 जाएगा, फोर्स का, वेट का, सभी का तो यही होता है। चलिए यहाँ तक तो भैया आपने वेट की तो आपका क्या है, मीटर क्यूब को आपने लिखा होगा l, क्या लिखा होगा, फाइनली m LT माइनस ऊपर आ चुका है पावर -2 और l की पावर 3 कैंसिल आउट करो, मतलब कि जो कट रहा है उसको कटो, l क्यूब है और एक l है, तो l की पावर 2 बच जाएगा नीचे। फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है डायमेंशनल स्पेसिफिक वेट के लिए, l की पावर -2 था ना, था कि नहीं, क्योंकि ये 2 जो नीचे है इसको पलाओगे तो -2 आएगा, तो ml -2 आपके पास है ऑप्शन, सी ऑप्शन है पास। ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़े हो, वहां पर हम पढ़ते हैं, जैसे ही हम ड्रिंकिंग वाटर को पढ़ते हैं, ड्रिंकिंग वाटर वाला पार्ट, तो वाटर के पढ़ने से पहले, जाने से पहले क्वालिटीज हम पानी की वाटर क्वालिटी चेक करते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी और बायोलॉजिकल क्वालिटी चेक करते हैं। तो फिजिकल क्वालिटी में डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टर्बिडिटी की। टर्बिडिटी के बाद हम जानते हैं उसके, टर्बिडिटी के बाद जो हम जानते हैं उसका टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर जानने के बाद डियर स्टूडेंट उसका टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, ये सब बातें हम जानते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाना है। डियर स्टूडेंट, हार्डनेस निकालने के लिए ये होता है हमारा केमिकल क्वालिटी, आता है केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। टोटल सॉलिड हो गया और सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, ये भी तुम्हारा किस में आता है, टोटल सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड, ये भी तुम्हारा किस में आएगा,
ये भी आएगा तुम्हारा केमिकल में ही, क्योंकि सॉल्ट सॉलिड वगैरह भी जानते हैं, केमिकल में आ जाता है। अगेन यार पीएच तो आपको पता ही है, पीएच हो गया, हार्डनेस, एल्कलिनिटी, ये सब तुम्हारा केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में आता है वाटर केमिकल क्वालिटी। बस एक है जो फिजिकल है, और वो क्या है ये प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल क्वालिटी ध्यान रखिएगा। फिजिकल हो गया, ऑर्डर हो गया, गन जिसको कहते हैं, टर्बिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये सब बातें जो है आपको में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर शेप फैक्टर पूछा जाए आपसे कभी में, शेप फैक्टर को याद रखने सबसे पहले ज्यादातर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है रेक्टेंगुलर के लिए। रेक्टेंगल के लिए शेप फैक्टर का वैल्यू आप याद ही कर लो 1.5। अगर कभी आपसे सर्कल के लिए पूछा जाए तो सर्कल के लिए सी फॉर सर्कल तो शेप फैक्टर 1.7 होता है, वैसे 1.69 समथिंग होता है, 0.7। बाद एक और सेक्शन होता है डियर स्टूडेंट जिसको कहते हैं डायमंड सेक्शन, शायद आपने तो नाम दिया जाता है डायमंड। डायमंड के लिए शेप फैक्टर जो होता है 2। मोस्ट ऑफ जो है आपके ज़्यादातर जो आप चाहते हैं वही। वैसे अगर बोला जाए आई सेक्शन के लिए तो आई सेक्शन 1.5 से कम होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल सेक्शन के लिए 4 से होता है। जो है आपको याद करने वो बता दिए हैं। आपका क्वेश्चन रेक्टेंगल के लिए भैया 1.5 ये घुमा फिरा रहा है आजकल। नेक्स्ट है इन अ सस्पेंशन ब्रिज बेंडिंग मोमेंट फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्यारे विद्यार्थियों सस्पेंशन में देखा होगा शायद कई इसमें लगता है, ये डैक होता है, इसमें होता है, यहाँ पर एंकरेज किया जाता है, इनको केबल है, ठीक है ना। इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट कंप्लीटली आपका होता है, तो आप कहेंगे कि कम है 0 है, ध्यान रखिएगा जो है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन द बिटवीन फॉर। पेनिट्रेशन टेस्ट को आप यूज करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन द बिटवीन फॉर द डिटरमाइन इट्स। जस्ट पेनिट्रेशन टेस्ट का मतलब कि ग्रेड को डिफाइन करना। बताऊंगा आपको पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के साथ। होता क्या है डियर स्टूडेंट कि हम यहाँ पर नजर क्या है, ये होता है आपके पास ग्रेड के लिए टेस्ट, ग्रेड टेस्ट सकते हैं आप के लिए ग्रेड डिफाइन करने के लिए जो टेस्ट आप करते हैं, तो आप टेस्ट करते हैं ग्रेड जो आपके डिफाइन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा 30/40 का ग्रेड, 30/40 का ग्रेड है, 40 का ग्रेड है। आपने सुना होगा 60/70 का ग्रेड, आपने सुना होगा 70/80 का ग्रेड है। तो ये ग्रेड क्या डिफाइन कर रहा है, क्या चीज़ है एक्चुअली में, ठीक है, वो सब बातें मैं आपको बता। क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बिटवीन रखेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर है, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर है, देख रहे हैं आप, देख लिया आपने नॉर्मल टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इस टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे बिटवीन आपने रखा 100 ग्राम का, ये देखिएगा आप ध्यान से 100 ग्राम का, 100 ग्राम का इसका खुद का वेट होगा इस निडल का। इसको फ्री हैंड इंसर्ट किया जाएगा, फ्री हैंड, कोई लोड नहीं, पर केवल अपना सेल्फ वेट जो है 100 ग्राम फ्री हैंड छोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये कुछ समय के बाद, और वो समय नोट किया जाएगा सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड काफी कम है, 5 सेकंड्स के बाद हम क्या करेंगे, छोड़ने के बाद, तो स्टार्ट करने के बाद 5 सेकंड तक, तो 5 सेकंड तक क्या होगा, ये निडल 100 ग्राम है, ऑब्वियसली क्या होगा, ये डेप्थ कुछ एम्बेडेड होगा। प्यारे विद्यार्थियों कितना डेप्थ एम्बेडेड हुआ है, इसी को बोला जाता है पेनिट्रेशन। और इसको मेजरमेंट जो किया जाता है 10% के हिसाब से किया जाता है। 10% का मतलब है 0.m के हिसाब से किया। कैसे, जैसे मैं कहूं 30/40 का ग्रेड है, मैं कहूं 30/40 का बिटवीन आपको यूज करना है, इसका मतलब है आपकी ये जो निडल है
3 से 4 mm पेनिट्रेट हुआ होगा। कितना mm? 4 mm। जैसे मैं कहूं यहां पर ये 60 बाई 70 का ग्रेड का बिटुमिन आप यूज कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, बिटुमिन तार तो आपने सुना ही है ना, ये कहेंगे कि ये बिटुमिन आपका 6 से 7 mm पेनिट्रेट हुआ होगा यहां पर। या मैं कहूं 70 से 80 तो 7 से 8 mm, तो क्या है 10 टाइम्स है, मतलब 10 टाइम्स है। 3 गुणा 10 होता है ना 30, है ना, समझ गए बात को। मैं आपसे कहता हूं डियर स्टूडेंट कि कौन सा आप हॉट वेदर में यूज करेंगे और कौन सा कोल्ड वेदर में यूज करेंगे, तो आप एक सेकंड में बोल सकते हैं सर ये वाला जो ग्रेड है बहुत ज्यादा हार्ड ग्रेड है, और ये वाला जो ग्रेड है ये आपका, जैसे मैं कहूं कि ये इसके कंपैरिजन में तो ये आपका सॉफ्ट ग्रेड है। कैसे पता लगा सर कि हार्ड है और ये सॉफ्ट ग्रेड है? कैसे पता लगा? स्टूडेंट इसी सेम टाइम पर 5 सेकंड के टाइम पर ये जो केवल 3 से 4 mm ही पेनिट्रेट हुआ है, मतलब कि हार्ड है, पेनिट्रेट नहीं हुआ है, इसका मतलब हार्ड है। 5 सेकंड के समय में ये जल्दी से पेनिट्रेट हुआ है, मतलब कि सॉफ्ट है। ऐसे साथ ज्यादा है ना इससे। इस हार्ड विटामिन को आप यूज करते हैं डियर स्टूडेंट कहां पर? हॉट वेदर में, हॉट इन्वायरमेंट, जहां पर खूब सारा गर्मी है, जल्दी, क्योंकि हार्ड है तो जल्दी से ये पिघल ना हो, मेल्ट ना हो। लेकिन सॉफ्ट जो है आप कोल्ड वेदर में यूज कर सकते हैं, कोल्ड वेदर में यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को? क्लियरली समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। चलो अब इधर आते हैं कि हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्ट ही उसको कहा जाता है। ये जो टेस्ट है ना एक्चुअली बोला जाता है पेनिट्रेशन टेस्ट, और इसी को आप कहते हैं स्टूडेंट, यहीं से ग्रेड भी डिफाइन है और इस टेस्ट का नाम भी पेनिट्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम भी क्या है? पेनिट्रेशन टेस्ट है। चलिए हमारे पास आज के बाद कभी सोगे नहीं आप कि ग्रेड को डिफाइन हम टेस्ट से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकीनेस और फ्लैकी इफ द लिस्ट डायमेंशन इज लेस देन। लिस्ट डायमेंशन जो होगा डियर स्टूडेंट, जब आप फ्लैकीनेस इंडेक्स को निकालते हैं, शायद आपने पढ़ा हो एग्रीगेट पर टेस्टिंग, ये 3/5 टाइम हो जाता है, थोड़ा सा इसको एवेलेबरेट करते हैं। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लिस्ट डायमेंशन इज लेस देन, थिकनेस भी बोल सकते हैं, लेस देन 0.6। 0.6 मतलब ही है वो 3/5, क्योंकि 3/5 अगर आप करते हैं 0.6 होता है। 3/5 या 0.6 टाइम्स ऑफ दी एवरेज साइज, एवरेज सिप साइज या मीन साइज भी आप कह सकते हैं। ये तरीका फ्लैट पार्टिकल है, एलोंगेटेड पार्टिकल है, तो आप देख सकते हैं। आपने कहा कि आपके पास सी ऑप्शन यहाँ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग, ये गलत लिखा है, स्लोपिंग होना SLO, स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ का मतलब है कई हिली एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, वहां पर हम कुछ तरह का विंडो स्लोप वाइज विंडो यूज करते हैं, जिससे कि बर्फ जो है, स्नो जब आए बर्फ हो तो वहां पर आपका एक्यूमुलेट ना हो, सरफेस में एक्यूमुलेट होगा, काफी दिन तक एक्यूमुलेट होता रहेगा बर्फ, उसका खुद का डेड वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत ज्यादा बर्फीले इलाकों में जहां पर बर्फ, वहां पर सभी घर जो होता है, स्लैब जो होती है स्लोप्ड स्लैब ही होती है, आपने सुना भी होगा। यहाँ पर थोड़ा फिगर से मैं समझाना चाहता हूँ आपको, आप देखिएगा जरा फिगर में, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ आपका स्लोपी रूफ है, तो इसमें सॉरी स्लोपी रूफ है, एक साइड दिखा रहा हूँ मैं बस। यहाँ पर जो विंडो बनाई जाती है आता है डॉर्मर विंडो, इसका नाम होता है डियर स्टूडेंट, जो बनाई जाती है इसका नाम होता है डॉर्मर विंडो। क्या बोला जाता है? डॉर्मर विंडो। ध्यान रखिएगा, डॉर्मर विंडो बोला जाता है। यहाँ पर हम इसका आंसर कहेंगे कि सर ये तो हो चुका है ऑप्शन, क्या बोलेंगे? साइड में आप क्या करते हो? आते हो विंडो। आगे बढ़ते हैं। EC और ES, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आप भली भांति जानते हैं, मैंने कई बार लिखारी की है। किसी भी तरह का सरिया हो, स्टील हो, आप इसकी वैल्यू लेते हैं 10⁵ टन पर mm²। और अब बात करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला है 5000। FCK का मतलब यहाँ पर ग्रेड से है, कैरेक्टरिस्टिक ग्रेड कंक्रीट। यहाँ पर डियर स्टूडेंट जब आप मॉड्यूलर रेशियो की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ
एक मॉडिफाइड फॉर्मूला और है, बाद में दिया गया, एक मॉडिफाइड फॉर्मूला और है जो बाद में दिया गया, तो वो फॉर्मूला आपका मॉडुलर रेशियो का ये है 280/3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग कंक्रीट सीबी। तो आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला भी पूछा गया है। तो ES/E आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। मिनिमम ग्रेड ऑफ ग्रेड यूज इन द आरसीसी वर्क, मैंने पहले भी कहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो ग्रेड के बारे में आपको पहले भी डिस्कस किया है कि IS कोड 456 हुआ था 1978। IS कोड 456 यही है आरसीसी का कोड, कंक्रीट का कोड। जब 1970 में रिवीजन हुआ, यहाँ पर मिनिमम ग्रेड था कंक्रीट का M15 था डियर स्टूडेंट, M15 मिनिमम ग्रेड। यहाँ पर थोड़ा सा कमी आई होगी, क्या पता फेलियर हुए होंगे, छोटे मोटे क्रैकिंग आए होंगे, तो कोड ने कहा है कि थोड़ा सा लिमिट बढ़ा दो भाई। मिनिमम ग्रेड जो हुआ 2000 में जब इसका रिवीजन हुआ, संशोधन हुआ, ये आपका ग्रेड हो चुका है M20 और M15 में। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है कंक्रीट का, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे आप जानते हैं कि बढ़ती है। M15 में हो सकता है कि कुछ क्रैकिंग आए होंगे, फेलियर आए होंगे, इसको अमेंडमेंट करके कुछ करके M20 कहा गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो है 2000 के अकॉर्डिंग है, 2000 के रिवीजन पर है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं में, इरिगेशन इंजीनियरिंग चाहिए, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में भी जानते हैं कि एक होता है आपके पास कैश क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप्स, एक होता है रबी क्रॉप्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जानकारी आपको हो। कैश क्रॉप नगदी फसल, हिंदी में बोला गया इसको नगदी फसल। अच्छा, एक आपको एक इलीगल तरीका बता दो, कहीं से लीगल नहीं है, इलीगल है। खरीफ होता है 3 शब्दों में, खरीफ फसल, और एक होता है रबी फसल। ये हर जगह पर वैलिड नहीं है, बहुत सारे अपवाद भी हैं। रबी फसल इस तरह से, खरीफ पर कितना शब्द है, 1 2 3, खरीफ 3 शब्द है। मोस्ट ऑफ फसल जो होती है इसके 3 शब्द की होती है, जिसमें कि सबसे प्रमुख है चावल। चावल में कितने नाम है, चावल। कहीं से लीगल नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल इलीगल है। हल्का सा दिमाग में थोड़ा सा याद रहे कि हाँ सर ने बताया था, कंफ्यूज नहीं। रबी 2 शब्द हैं, आर रॉ, मतलब कि रॉ और बी 2 शब्द हैं, और गेहूं में भी क्या है 2 शब्द है। मोस्ट ऑफ जितनी भी क्रॉप्स है मिलता जुलता रहेगा, कुछ एक्सेप्शन भी है भाई। चावल आपका खरीफ की फसल में आता है, रबी गेहूं की फसल में। एक और आपको बता देते, जैसे कपास है, कपास भी 3 हो गए, है ना। ऐसे ही इसमें चना है, जैसे कि चना इंपॉर्टेंट बताया मैंने। चलिए, नकदी फसल में कैश क्रॉप में देखेगा क्या क्या है। यस स्टूडेंट, जूट देखा जाए, चाय टी देखा जाए, सुगर केन देखा जाए, ये तीनों के तीनों क्या है, ये कैश क्रॉप है। ये तीनों क्या है, कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप। यहाँ पर राइस, चावल, ध्यान रखना इस बात को। नॉट बोला था ना, नॉट अ कैश क्रॉप, वेरी गुड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉट अ कैश क्रॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू KIA, अगेन इरिगेशन इंजीनियरिंग में और सॉइल मैकेनिक्स में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पर बोला गया एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू KIA। Q जहाँ पर डिस्चार्ज होता है, K परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, ठीक है ना। I यहाँ पर आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो, और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है सैंपल का। ये स्टूडेंट यहाँ पर बात की थी डार्सी साहब ने, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया, इक्वल टू एक कोफिशिएंट अपने नाम से दिया है डार्सी साहब ने, और यही चीज लिखा जाता है KIA। यहाँ से फॉर्मूला जो है डार्सी का फॉर्मूला है भैया, डार्सी लॉ है, तो हम बी ऑप्शन कंप्लीटली। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक रेडियस, पिछले सेशन में, पिछले जो प्रैक्टिस मैंने कराई पिछले क्लास में, तो आपको एक हाइड्रोलिक रेडियस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी कराया था। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, तुरंत जवाब करना है बिल्कुल, ए अपॉन पी। नेक्स्ट, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने कैनेडी थ्योरी नहीं पढ़ी तो मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, तो पढ़ के जाए भाई। कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूला आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू 0.5
m इंटू डी, जहां पर d होगा डेप्थ ऑफ द वाटर और m होगा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, d का पावर 0. यहाँ पर याद रखना है भाई, नहीं होना है। फॉर्मूले कुछ रटने वाले हैं तो ये रटना ही है, रटोगे उतना ही याद रहेगा, बार बार करते रहोगे प्रैक्टिस, चलेगा। नेक्स्ट, कल भी इस पर आधारित एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराया था क्या, अगर आप पिछली प्रैक्टिस में थे, वेरी गुड। तो बात करते हैं हाइट एंड कैपिलरी राइज और फॉल, तो इसके लिए सेम फॉर्मूला बनता है, प्रूफ होके आता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो सिग्मा सरफेस टेंशन डी diameter of the capillary tube, h capillary rise और fall, capillary rise और fall, तरह से भैया ये बस फॉल। तो आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं ऑप्शन कौन सा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन द ग्रेविटी डैम। डियर स्टूडेंट, ग्रेविटी डैम की बात किया जाए, आप जानते हैं भाई ग्रेविटी डैम कुछ इस तरह से, ग्रेविटी डैम इन द सेंस व्हाट, तो आपका प्योरली कंक्रीटिंग से हुआ है, कंक्रीट से बना है। इसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है ओवरटर्न से जो बचाता है, ये तुम्हारा यहाँ से रिजर्वायर है, पूरा प्रेशर देगा, जो पूरा पानी है। तो आप जानते हैं कि ये नदी है, सबोर्ज है, ये नदी है, रिवर के अक्रॉस ही तो ये बैराज होता है कि नहीं, इसी को तो रोकते हैं, इसी से रोकते हैं पानी को, यही चीज है। इसमें हो सकता है कि पीछे से आपके डाउन अपस्ट्रीम में पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, ओवरटर्न भी हो सकता है डैम, तो इसके लिए हम ग्रेविटी डैम जो बनाएंगे तो उस पर हैवी वेट कंक्रीट हम यूज करते हैं, वेट कंक्रीट। क्या आप ऐसा हाई डेंसिटी कंक्रीट की वजह से, इस कंक्रीट को यूज करने की वजह से इसका वेट हो जाएगा बहुत सारा, की वजह से ये इस प्रेशर को, इस अपस्ट्रीम में इस प्रेशर को ये झेल पाएगा, काउंटर बैलेंस कर पाएगा। तो आप सीधे सर मेजर रजिस्टिंग फोर्स जो है डैम के द्वारा जो दिया जा रहा है, प्रतिक्रिया वाला जो फोर्स रजिस्टिंग, सेल्फ वेट ऑफ द डैम होगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ ऐसा सुना होगा आपने, रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v, कहाँ से आता था, जो प्रूफ होके आता है प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और सिद्धांत, जो भी कहें आपका प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ बर्नूली, बर्नूली की इक्वेशन जो है वो एनर्जी प्रिंसिपल पर काम करती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, संरक्षण का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेक्शन फॉर सैग, हम लोग पढ़ते हैं सर्वेइंग के अंदर, ये क्वेश्चन आपका सर्वेइंग के अंदर एक करेक्शन पढ़ते हैं हम, सैग करेक्शन, सैगिंग मतलब कि आपकी मान लेते हैं यहाँ पर है, ए है और ये 2 बी पॉइंट है, एक्चुअली में ये होनी चाहिए वैल्यू, एक्चुअली में 2 पॉइंट है, समझो जरा चीजों को, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। यहाँ 2 पॉइंट पे अलग अलग आदमी ने चेन को पकड़ा है, चेन टेप, मतलब हो सकता है कि कुछ ढिलाई कर दी बी वाले आदमी ने, ये चेन ऐसा ना होकर ऐसा जो है हल्का सा सैगिंग कर चुका है, क्या होता है, सैगिंग हो चुका है, एरर आ जाएगी ना, बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, वैल्यू होनी चाहिए थी ट्रू वैल्यू ये वाली स्ट्रेट वाली, लेकिन ढिलाई होने की वजह से ये वैल्यू जो दे रहा है एरर वाली मेजर वैल्यू ये है, आ गया ना, एरर आ गया ना, एरर के लिए कुछ करेक्शन लगाना पड़ता है, उस करेक्शन को ही बोला जाता है इस टाइम पर सैग करेक्शन। तो ये नेगेटिव में आता है, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टिव। और इलीगल तरीका ये है यहाँ पर याद करने का, एस फॉर सैग करेक्शन और एस फॉर सब्ट्रैक्टिव, एस फॉर सैग करेक्शन, एफ फॉर सब्ट्रैक्टिव है। इसका डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं सीरियसली, आप मेरा सर्वेइंग का लेक्चर और डिटेल हुआ है मैंने। चले नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वर टेकन विद द डंपी लेवल ऑफ एंड 3 मीटर स्टाफ ऑन द कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड 0.42 मीटर 1.035 क्या रहा है सर, ये तो बताओ, ये पूछ रहा आपसे अपनी बैक साइड रीडिंग को बताइए। यह स्टूडेंट 3 मीटर का स्टाफ है, केवल 3 मीटर की लंबाई है स्टाफ की। यह स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट रखा होगा तो पहली रीडिंग जो गई होगी वो बैक साइड होगी, बात कंटिन्यूसली जो रीडिंग गई है आप खुद से देख सकते हैं 1.035 की गई, ये तो बैक साइड हो गई, इसको पहले अंडरलाइन कर देते हैं ना, बैक साइड। उसके बाद तुम्हारे ये होगी आपकी इंटरमीडिएट साइड, तुम्हारा 1.9 और नीचे गए, मतलब कि फॉल था, दूसरा भी इंटरमीडिएट होगी ये वाली भी, बात और आए आप नीचे, ये वाली भी 2.3 और नीचे गए तो ये भी आपकी इंटरमीडिएट साइड।
लास्ट आपकी 2.9 है ये वाली, देखो 2 पॉइंट, तो ये आपकी 4 साइड होगी। के बाद आपका फिर से स्टेशन चेंज है, स्टेशन चेंज यहाँ पर हुआ होगा, यहाँ पर स्टेशन रखा होगा आपने, पहली फिर से रीडिंग हुई होगी 2 पॉइंट। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर स्टेशन चेंज क्यों किया है? स्टेशन चेंज इसलिए किया है क्योंकि आपके पास स्टाफ बस 3 मीटर का है, 3 मीटर से ऊपर आप ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो हाइट है उसके स्टाफ की 3 मीटर है। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को, इसका स्टेशन के इंस्ट्रूमेंट की जगह को, प्लेस को चेंज किया, 2.9 के बाद आप कर ही नहीं सकते, 3 मीटर का केवल। फिर से आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लाए, तो पहली रीडिंग जो मिली होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये मिला होगा 0.750 का, और ये बैक साइड होगा। क्या होगा? अगेन बैक साइड होगा, तो 2 मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद अगेन फिर से फॉल हो रहा है, देखो हाइट बढ़ रही है, तो 1.56 वाला हो गया। अगेन लास्ट रीडिंग है ना ये, हाँ, तो लास्ट रीडिंग हो जाएगा ये 4 साइड, इंटरमीडिएट साइड 2.4 वाला, ये तुम्हारी आगे आएगी। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो सर्विंग है आपका डंपी लेवल की मदद से खत्म हो चुका है। ठीक, अब मुझे गिनना यह है कि कितने इस पूरे सर्विंग के अंदर, इस पूरे लेवलिंग वर्क के दौरान आपने कितने बैक साइड को देखा है। आपने देखा सबसे पहले सर्वप्रथम 0.425 और दूसरा देखा 0.75। सर बैक साइड मिला है, तो बिल्कुल 2 ही मिला है, तो 2 को ही अंडरलाइन करेंगे, तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही होता है। नेक्स्ट, सीमेंट के दौरान जब हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने भी बैचेस से जुड़े विद्यार्थी हैं, एसएससी बैच के विद्यार्थी हैं या जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी हैं, प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको कई बार समझाया है, सीमेंट का जो एक्चुअल क्वांटिटी जो मिलता है मार्केट में अवेलेबल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। आप जानते हैं कि एक बैग जो सीमेंट है, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, एक बैग जो सीमेंट का है वो 50 किलोग्राम का होगा। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप डेंसिटी की बात करते हैं, वेट डेंसिटी, जो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और यहीं से कभी जीवन में वॉल्यूम निकालना हो तो आप वेट पर यूनिट डेंसिटी कर देंगे। अब यहाँ पर नोट में एक बात लिखाऊंगा आपको चुपके से, कि डेंसिटी जो होता है सीमेंट का, जानते होंगे बहुत सारे लोग, डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है स्टैंडर्ड वैल्यू है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्या 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? दिस इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ पीसीसी, आरसीसी, डेंसिटी ऑफ स्टील, सब ये याद करना है आपको। ठीक है, चलो खैर, तो यहां पर वॉल्यूम निकालने के लिए जब एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम आप निकालोगे, तो एक बैग का वेट लिख दो जी 50 किलोग्राम, ये लिख दो यहां पर, इसमें रख रहा हूं, और डेंसिटी भी आप जानते हैं सीमेंट हो जाएगा 14। जस्ट कैलकुलेट किया जाए, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, तब कैलकुलेट आप करते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, 0.0347 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका क्यूब। ये स्टूडेंट कभी भी आप जरा वॉल्यूम के और लीटर में, मतलब कि मीटर क्यूब और लीटर के रिलेशन को समझिएगा। यहां पर जब हम मीटर क्यूब में ये रेंज रखे हैं, इसको अगर लीटर में चेंज करना है, कुछ 0.0347 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 34.7 मीटर। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर क्यूब के वॉल्यूम में लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 34.7 ये लीटर में आ जाएगा। और इसी चीज को एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के साथ क्या करता है, कई किताबों में कई जगह पर इसको लिखा जाता है 30। आप सीधे सीधे बोल दिए हैं कि एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है आप 35 लीटर भी लिख सकते। अगर यहां पर 34.7 होता तो वो एग्जैक्ट वैल्यू होती। अभी आपका 35 लीटर एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, क्या हुआ तो आप कहेंगे, होप तो आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं बॉक्स में। विच कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग? डियर स्टूडेंट, बात को ध्यान रखिएगा, एक होता है ओपीसी और एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। दो सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीसी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसमें कि आप नॉर्मल तरीके से सीमेंट बनाते हैं, लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब है एल्यूमिना का कंटेंट हम बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, क्विक सेटिंग का मतलब है जल्दी से जल्दी सेट करने में जो प्रमुख भूमिका रखेगा, प्राइम मोटिव जो होगा उसका सेट करने का, वो एल्यूमिना का ही होगा। बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, आप जानते हैं कि सीमेंट को बनाते हुए तमाम बहुत सारे इंग्रेडिएंट का हम यूज करते हैं, जैसे कि क्ले हो गया, जैसे कि क्ले के अंदर भी लाइम हो गया, जैसे कि एल्यूमिना हो गया, मैग्नीशिया हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हर एक कंपोनेंट का अपना अपना फंक्शन है। जब ये कंपोनेंट अपने आप में इंटरनली फ्यूज होते हैं तो 4 मेजर कंपोनेंट में ये टूटते हैं, और वो बात कही है बोगी
साहब ने कहा इंटरनली जब ये बाइंड होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, तो 4 मेजर कंपोनेंट में टूटते हैं। उसका नाम है सबसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एलाइट। दूसरा नाम है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट बेलाइट, और तीसरा है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको कहते हैं सिलाइट। और फाइनली चौथा कंपोनेंट जो है 4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफेराइड। और क्या आप बात कर रहे हैं, आपसे यही पूछा है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनाफेराइड का नाम क्या बोला था, फेलाइट हो जाएगा क्या? वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका फेलाइट। चलिए यहां पर बात करते हैं विच बुगीज कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द 7 डेज, यहीं पर बात करते हैं। देखिएगा ये वाला जो है अर्ली स्ट्रेंथ देने के लिए काम करता है, मतलब कि शुरुआत की कंक्रीट में शुरुआत की जो स्ट्रेंथ देता है 7 डेज तक देता है, और बाद की 1 साल 2 साल स्ट्रेंथ जो देता है वो C2S देता है। और ये दोनों के दोनों सेटिंग के लिए काम आते हैं, सबकी जल्दी सेटिंग कराएंगे, फ्लैश सेटिंग। यहां पर आपने क्वेश्चन का जवाब अब तुरंत देना चाहिए। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सर, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ और 7 डेज स्ट्रेंथ, ये बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द क्विक सेटिंग सीमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को जनरली OPC के बारे में पता रहता है, लेकिन इसके बारे में नहीं रहता है। सेटिंग सीमेंट, सेटिंग सीमेंट, तो यहां पर OPC का हम लिखते हैं यहां पर इनिशियल सेटिंग टाइम IST, यहां पर लिखते हैं फाइनल सेटिंग टाइम FST। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दिस इज 30 मिनट, 30 मिनट, ये सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने रटा होता है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा कि इसका टाइम कितना होता है। 5 मिनट होता है, बहुत कम है ना? हाँ बिल्कुल, इसको बनाया इस तरीके से जाता है कि केवल 5 मिनट का इनिशियली सेटिंग टाइम देता है, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ करना है, मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सब कुछ काम। समझ रहे चीजों को? ये आप जनरली क्या करते हैं, नियर अबाउट द वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के नियर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए आप करते हैं, मतलब कि पानी बह रहा है तो कम से कम जल्दी सेट हो जाए सीमेंट, ऐसा सीमेंट आपको वहां। FST दिस इज द फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द OPC 10 आवर, ये भी रटा होता है, 10 घंटे होता है फाइनल सेटिंग टाइम। बट क्विक सेटिंग सीमेंट का शायद आपको पता नहीं होगा कि देखिएगा डिफरेंस, कंपैरिजन को देखो, मजेदार कंपैरिजन है। देखो इसका जो IST है वो क्विक सेटिंग सीमेंट का FST है क्या, फाइनल सेटिंग टाइम, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी पूछा था फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द क्विक सेटिंग सीमेंट, ये 30 मिनट था, ध्यान रखना 30 मिनट। विच पिगमेंट प्रोड्यूसेस द व्हाइट कलर। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हम एक व्हाइट सीमेंट, जिसको पुट्टी लैंग्वेज में कहते हैं, हम यूज करते हैं बहुत सी जगह पर। वो जो व्हाइट कलर है, वो जो पिगमेंट है जिसकी वजह से वो आता है, उसका नाम पूछा गया है, तो ये टाइटेनियम। क्या होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। बस याद करेंगे मेरे साथ, काम हो जाएगा। लिचैटलियर फ्लास्क, जस्ट यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर लिचैटलियर एपरेटस होता तो आप 1 सेकंड में साउंडनेस कह देते, लेकिन नहीं, लिचैटलियर फ्लास्क की जब बात हो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साउंडनेस के लिए लिचैटलियर लिख लेता हूं, लिचैटलियर एपरेटस लिखा होता, एपरेटस और फ्लास्क में डिफरेंस है, तो तब आपका कहते। फाइननेस के लिए तो आप सी मेथड कहते हो, सी मेथड या एयर परमिबिलिटी टेस्ट, ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट। सेटिंग टाइम के लिए आप बिकाट एपरेटस यूज करते हैं, बिकाट एपरेटस, बिकाट एपरेटस, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही है। नेक्स्ट, इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग दी पिथ इज नोन एज इनर एनुअल रिंग। डियर स्टूडेंट, पिथ का मतलब होता था, आपको पिछली सेशन में आपको बताया था, फिगर से, फिगर रिप्रेजेंटेशन, इनर मोस्ट जो पार्ट होता है इसका पिथ होता है। पिथ के जो नजदीक जो है हर एक साल में लेयर बनती है। ये बात हो रही है पेड़ की, पेड़ के क्रॉस सेक्शन की, टिम्बर के क्रॉस सेक्शन की। तो पिथ के नजदीक जो ये लेयर बनेंगी, एनुअल रिंग इनको बोला जाता है। एनुअल इसलिए क्योंकि हर एक साल में रिंग का निर्माण होता है, उसी वजह से उसकी एज का पता लगाते हैं। के नजदीक जो कहलाती थी इसको बोला जाता है हार्टवुड। क्या बोला जाता था इनको? हार्टवुड। और जो दूर दूर बनती थी ये रिंग को बोला जाता था, दूर की रिंग को बोला जाता था सैपवुड, सैपवुड। यहां पर आप बात करेंगे कि सर यही है हार्टवुड। नेक्स्ट, सर एबल्स प्रोसेस। कल भी आपको नेक्स्ट पिछली क्लास में भी बताया था कि सर एबल प्रोसेस में बी यूज्ड इन, सर एबल प्रोसेस
स्टरेबल प्रोसेस बस क्या करता है कि टिम्बर पर सॉल्यूशन लगा के में डिप करके टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बना देता है। तो आप लिखेंगे सीधे टेक द टिंट। चलिए खत्म करो बात को। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है M20 कंक्रीट ग्रेड रेशियो। मैंने आपको कहा था कि भाई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको मैंने चार ग्रेड बताए थे, M10, M15, M20 और M25। ये स्टूडेंट M10 का मतलब है 1:3 और 6। M15 का मतलब था 1:2 और 4। और M20 का मतलब था 1:1.5 मतलब और 3। और M25 का था 1:1। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 का मतलब यहाँ पर सीमेंट से होता है, और 3 का मतलब होता है फाइन एग्रीगेट से, मतलब कि सैंड, और 6 का मतलब होता है कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट टुड़ी। एक बैग सीमेंट आप मिला रहे हैं 3 बैग फाइन एग्रीगेट सैंड के साथ और 6 बैग हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट, तो ये ग्रेड बन गया M10। और M15 इसी तरह से रेशियो बनाते जाना। तो अभी पूछा है M25, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट। खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टेज डन इन द कंक्रीट प्रोडक्शन। जब आप कंक्रीट का मैन्युफैक्चर मतलब कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंक्रीट को बनाते हुए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बैचिंग। बैचिंग का मतलब क्या है कि मेजरमेंट। बैचिंग का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों मेजरमेंट, क्योंकि बोला कि अगर आप M20 का ग्रेड बना रहे हैं, एक बैग सीमेंट को मेजरमेंट करोगे, 1.5 बैग फाइन एग्रीगेट को सैंड को करोगे, और 3 बैग जो है उसको करेंगे कोर्स एग्रीगेट। तो मेजरमेंट का प्रोसेस बैचिंग हो गया। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग चलता है मिक्सिंग। इन सभी इंग्रेडिएंट को मिक्सिंग करेंगे, देन आप इसको करोगे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि भाई मिक्सिंग करने के बाद कहां पर इसको डालना है कंक्रीट को, ट्रांसपोर्टिंग करोगे। देन ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको प्लेसिंग किया जाएगा, फेंका जाएगा, और प्लेसिंग करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट भी तो करेंगे, क्योंकि बहुत सारा वॉइड्स रहेगा, एयर वॉइड्स, उसको कॉम्पैक्ट करके उसको एक्सपेल्ड किया जाएगा, एयर को भी रिमूव किया जाएगा। और छठवां, तो कॉम्पैक्शन करने के बाद उस सरफेस को फिनिश भी तो करोगे, ऐसे छोड़ दोगे, अंडुलेशन, फिनिशिंग करोगे सरफेस को। और लास्ट स्टेप जो होता है तराई, क्योरिंग ऑफ द सरफेस। ठीक, 7 स्टेज आपके होते हैं कंक्रीट प्रोडक्ट, आप जानते ही हैं इस बात को। नेक्स्ट जो है कोड 456, IS कोड 456 जो है मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल। ये कहता है जब आप प्लेसिंग कर रहे होंगे, कंक्रीट को छोड़ रहे होंगे, तो 1.5 मतलब कि 1.5 मीटर की हाइट से नहीं छोड़ोगे। अगर 1.5 मीटर के ऊपर की हाइट से छोड़, यहाँ पर सेग्रीगेशन, एक डिफेक्ट के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया। सेग्रीगेशन एक डिफेक्ट, एक फेलियर आ जाता है कंक्रीट में। सेग्रीगेशन, दिस इज द सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स, और ये जो है बॉन्डिंग खत्म कर देगा पूरे मिक्स, ये डिफेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट, ये स्टूडेंट रिटार्डर क्या है, विच वन इज नॉट एक्ट एज अ रिटार्डर इन कंक्रीट। रिटार्डर क्या होता है एक्चुअली में, जैसे कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो होता है जनरली हम पढ़ते हैं, वो होता है स्टूडेंट जिप्सम। जब आप ओपीसी बना रहे होते हैं तो बनाते हुए ही मैन्युफैक्चर के दौरान ही हम जिप्सम को ऐड करते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये क्या करता है कि सेटिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जहां वो 5 मिनट 10 मिनट में सेट हो रहा था, वो अब 30 मिनट का समय दे देगा आपको सेट होने। लेकिन इसी के जस्ट उल्टा एक होता है एक्सीलेटर क्या करेगा, जैसे आपको ऐसा सीमेंट बनाना है एग्जांपल के लिए कि जो जल्दी से सेट हो जाए, तो आप जिप्सम की क्वांटिटी घटा देंगे और एक अच्छा एक्सीलेटर यूज करेंगे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। आपसे 2 एग्जांपल पूछे जाते हैं कि जिप्सम का, सॉरी रिटार्डर का परफेक्ट एग्जांपल जिप्सम CaSO4, एक्सीलेटर का परफेक्ट एग्जांपल CaCl2। ये सेटिंग टाइम बढ़ाएगा और ये सेटिंग टाइम घटाएगा, जल्दी से सेट हो जाएगा। अभी आप कहेंगे विच इज नॉट एंड अ रिटार्डर, तो प्यारे विद्यार्थियों कैल्शियम क्लोराइड दिस इज नॉट अ रिटार्डर, दिस इज द एक्सीलेटर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेटर, इसके रिटार्डर नहीं है। चलिएगा डी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही था। तो होप सो आपने जितने भी क्वेश्चन किए, इन क्वेश्चन से आपका एक रिविजन हुआ है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने की बातें जितनी बताई थी आपको पहले भूल भी गए होंगे। तो होप सो आपने इन क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें रिकवर कर ली है। ठीक, साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा चैनल जो है सिविल इंजीनियरिंग JEE एंड AE
पर ही टोटली क्लास हो रही है। एसएससी जेईई को हमने फोकस करते हुए और भी जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उसको फोकस करते हुए डिटेल थ्योरी और जल्दी हम जो है प्रैक्टिस क्लास उस पर लगा रहे हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें और क्लास की इन्फॉर्मेशन, फ्री क्लास की इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ फाइल, ये सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है सिविल जेईई एंड एई, बिल्कुल ही देर ना करें, तुरंत जो है जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमारे दें कि हमें एक ऊर्जा मिले और अच्छे काम करने के आपके लिए। मिशन एसएससी जेईई हमने टारगेट किया है जिसमें कि आरंभ बैच, फ्री आरंभ बैच शुरुआत की है। तो ऑब्वियसली एक नई शुरुआत है और हम 100% है पर से कामना ये करते हैं कि हम लोग सफल होंगे बैच के साथ जो टारगेट किया है। और डेली जो है 7 AM पर डेली क्लास होती है जो कि फुल एंड फुल डिटेल क्लास है मेरी। हाई इंजीनियरिंग जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेईई एंड, चलिए सेशन की मदद से होप सो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा क्योंकि आपने सारी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। वेरी मच।